आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम आधुनिक भारत के अंतर्गत देखेंगे भारत के वायसराय, जो कि पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इससे पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज हम पार्ट 3 देखेंगे, यानी कि जो आगे के वायसराय हैं उन पर चर्चा करेंगे कि आगे कौन कौन से वायसराय हुए, उनका कार्यकाल क्या था और उनके कार्यकाल में क्या क्या इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई। तो आज के वीडियो में हम होम रूल लीग आंदोलन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे, गांधी काल में चंपारण सत्याग्रह देखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह देखेंगे, उसके बाद चौरी चौरा कांड देखेंगे, फिर साइमन कमीशन देखेंगे कब भारत आया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे, उसके बाद दांडी मार्च देखेंगे। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। और 1858 से 1947 के बीच में जो भी घटनाएं हुई उन सभी घटनाओं को इस वायसराय टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। तो आज हम देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद कौन वायसराय बना, क्योंकि पिछले वीडियो में जो लास्ट वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो आज के वायसराय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड को देखेंगे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। उसके बाद देखेंगे कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम एवं गरम दल एक हो गए थे, और ये एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से। तो क्वेश्चन बनेगा कि नरम और गरम दल कब एक हुए थे, तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एक हुए। और किसके सहयोग से एक हुए या किसके प्रयास से एक हुए, तो एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से ये एक हुए। उसके बाद हम देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन, जो कि 1916 में आया। तो क्वेश्चन बनेगा कि होम रूल लीग आंदोलन कब आया, तो ये 1916 में आया। इसका उद्देश्य क्या था, तो होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य था कि स्वशासन को प्राप्त करना, यानी कि भारत में जो स्वशासन नहीं था अपना, यानी कि जो अंग्रेज़ों के हाथ में भारत था, तो इस आंदोलन का यही उद्देश्य था कि भारत को अंग्रेज़ों से छुड़ाना और अपना स्वशासन स्थापित करना। और इसकी स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने की। तो क्वेश्चन बनेगा कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो तिलक और एनी बेसेंट ने की। उसके बाद देखेंगे हम कि 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। तो क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, एनी बेसेंट ने की। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला भी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और ये 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद देखेंगे हम 1919 में रॉलेट एक्ट आया। तो क्वेश्चन बनेगा कि रॉलेट एक्ट कब आया, तो 1919 में आया, और रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि काला कानून कब आया, 1919 में आया, या काला कानून किस नाम से जाना जाता था, तो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। तो रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति पर संदेह हो जाए कि वो कोई ऐसी घटना कर रहा है जो देश हित में नहीं, यानी कि अगर कोई क्रांतिकारी भारत को छुड़ाने के लिए कोई प्रदर्शन कर रहा था तो उसको अंग्रेज लोग विरोध समझते थे, यानी कि उसको देशद्रोह समझते थे। तो यदि ऐसी कोई भी घटना होती या ऐसा किसी पर उन्हें संदेह होता तो उसको वे अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकते थे। यही रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कहा गया, और इसको काला कानून भी इसलिए कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सतपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने किया। तो क्वेश्चन बनेगा कि रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया, तो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने किया। बाद में डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बंदी भी बना लिया गया, क्योंकि उस टाइम पे जो भी अंग्रेज़ों का विरोध करता था उन्हें सीधे बंदी बना लिया जाता था। उसके बाद देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि ये देखा जाए तो ये रॉलेट एक्ट से ही जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ, क्योंकि जब डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बंदी बना लिया गया तो पंजाब के अमृतसर में जलियांवाले बाग में एक मीटिंग रखी गई, यानी कि एक सभा रखी गई जिसमें 20,000 लोग थे, और डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर
सतपाल की रिहाई के लिए वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सतपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन की रिहाई के लिए जलियांवाला बाग में सभा बुलाई गई थी। लेकिन यही सूचना, यह हंसराज एक व्यक्ति था भारत का जिसने ये सूचना जनरल डायर को दे दी, यानी कि वो जनरल डायर से जा मिला और उनको सूचना दे दी कि पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही है, जो कि डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू के छुड़ाने के लिए ये सभा चल रही है। तो जिसके बाद जनरल डायर वहाँ पहुँच गया, यानी कि जनरल डायर वहाँ पहुँचकर और वहाँ सभी से बोला कि 3 मिनट में बाग खाली करो और नहीं तो 3 मिनट के बाद गोली चल जाएगी। यानी कि जनरल डायर ने 3 मिनट में बाग खाली करने का आदेश दिया और 3 मिनट बाद गोली चलाने का आदेश दे दिया। यानी कि जो लोग वहाँ पे थे उन सभी को ये बोला गया कि आप लोग 3 मिनट में ये बाग खाली कर दें, नहीं तो 3 मिनट के बाद वहाँ पे गोली चलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही 3 मिनट हुआ जनरल डायर ने आदेश दे दिया और वहाँ पे गोली चलाई जाने लगी। तो इस घटना में करीब 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। और इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। तो क्वेश्चन बनेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद सर की उपाधि वापस की? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये उन्होंने सर की उपाधि वापस की। या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि कब वापस की? तो इन्होंने 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सर की उपाधि वापस की। उसके बाद देखेंगे हम कि इस घटना की जांच के लिए, यानी कि जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई और जनरल डायर को सिर्फ पद से हटा दिया गया। यानी कि इस घटना की जांच के लिए जो वायसराय थे उन्होंने एक कमेटी गठित की जिसका नाम था हंटर कमेटी। और इस कमेटी ने अपनी जब रिपोर्ट सौंपी तो सिर्फ जो है जनरल डायर को पद से हटाने का आदेश दे दिया गया। यानी कि सारी जो घटना की आरोप था वो भारतीयों पर मढ़ दिया गया और जनरल डायर को बचा लिया गया। तो जनरल डायर को सिर्फ पद से हटाया गया, बाकी इस घटना में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक वहाँ पे उस बाग में लड़का था जिसका नाम था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह एक पेड़ पर बैठा ये सब घटना देख रहा था, तब उसकी उम्र शायद 10-11 साल होगी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने उस टाइम ही प्रण कर लिया था कि मैं जनरल डायर को मारूंगा। इसलिए जब वो बड़ा हुआ तो 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड में जाकर ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी। और 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर की हत्या कर दी। उसके बाद देखेंगे, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, जितने भी ये पॉइंट हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इनको आप देख लेंगे कि ऊधम सिंह ने जनरल डायर की कब हत्या की? तो 13 मार्च 1940 को। कहाँ की? इंग्लैंड में की। तो इसलिए ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखेंगे हम चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो ये 1917 में हुआ। और ये कहाँ हुआ? ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये कहाँ हुआ। तो ये बिहार के चंपारण ज़िले के किसानों को न्याय दिलाने के लिए हुआ था। तो क्वेश्चन बनेगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। कहाँ हुआ? तो बिहार के चंपारण ज़िले में। क्यों हुआ था? क्योंकि किसानों को न्याय दिलाने के लिए इसकी शुरुआत हुई। ऐसा हुआ था कि बिहार के जो किसान थे उन लोगों को इस बात के लिए जोर दिया गया, यानी कि उनको इसलिए बाध्य किया गया कि वो वहाँ पे नील की खेती करें। यानी कि जो उनका खेत है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो नील की खेती करें, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे कि यहाँ पे नील की खेती करवाएं और वो नील को इंग्लैंड भेजकर अच्छे रुपए कमाएं। तो इसी का विरोध हुआ, जिसके लिए गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की और यहीं पर टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो टैगोर ने दी। कब दी? तो ये चंपारण सत्याग्रह में 1917 को दी थी। और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, ये भी महात्मा गांधी का है। ये इन्होंने 1918 में चलाया था और ये गुजरात के किसानों के लिए था। ऐसा हुआ था कि गुजरात के किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन अंग्रेज लगान में कोई छूट नहीं दे रहे थे। इसलिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन चलाया और किसानों को
अंग्रेज़ों के लगान से छूट दिलाई, यानी कि किसानों को लगान में छूट दिलाने के लिए इसकी शुरुआत हुई और इसमें गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस आंदोलन में या किस सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो ये खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी जी के साथ थे। उसके बाद देखेंगे हम अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ये 1918 में हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा कि अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ, तो ये 1918 में हुआ और ये भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ऐसा हुआ था कि अहमदाबाद के कारखाने में जो मजदूर लोग काम करते थे तो उनको 35% प्लेग बोनस देने का वादा किया गया था वहाँ के मालिकों के द्वारा। यानी कि प्लेग का तात्पर्य होता है कि वहाँ पे मच्छरों के बचाव के लिए 35% बोनस देने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन बाद में मालिकों ने प्लेग बोनस नहीं दिया। तो जिसके विरोध में गांधी जी ने एक जो आंदोलन शुरू किया था उसका नाम था अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। तो कारखाना मालिक ने मजदूरों को 35% प्लेग बोनस देने से मना कर दिया। तभी मजदूरों को बोनस दिलाने के लिए इस आंदोलन की गांधी ने शुरुआत की और बाद में इस आंदोलन का इतना प्रभाव पड़ा कि कारखाना मालिकों ने मजदूरों को 35% प्लेग बोनस दिया। तो यानी कि ये आंदोलन सफल हुआ। उसके बाद देखेंगे हम असहयोग आंदोलन, ये 1 अगस्त 1920 को हुआ। तो ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब बनेंगे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो ये 1 अगस्त 1920 को हुआ। तो गांधी जी को अंग्रेज़ों द्वारा दी गई कैसरे हिंद की उपाधि इस आंदोलन की शुरुआत में गांधी जी ने वापस कर दी। तो क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी को अंग्रेज़ों के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, तो कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ये क्वेश्चन भी बनेगा कि गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि कब वापस की थी, तो असहयोग आंदोलन के पहले इन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी। उसके बाद देखेंगे कि असहयोग आंदोलन चरमोत्कर्ष पर था, तभी गोरखपुर में चौरी चौरा कांड की घटना घटित हो गई और इसी कांड के बाद गांधी जी ने दुखी होकर इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। तो क्वेश्चन बनेगा कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिया, तो 12 फरवरी 1922 को वापस लिया। क्यों लिया, क्योंकि उसी टाइम पे गोरखपुर में चौरी चौरा कांड की घटना घटित हुई थी। तो जिससे दुखी होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अभी आगे हम जानेंगे कि चौरी चौरा कांड क्या था। उसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड रीडिंग, यानी यहाँ पे एक वायसराय चेंज हो गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड अब चला गया और लॉर्ड रीडिंग आ गया। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल जो था वो 1921 से 1926 था और लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में जो घटना हुई थी वो चौरी चौरा कांड, ये 5 फरवरी 1922 को हुई। तो क्वेश्चन बनेगा कि चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई, तो 5 फरवरी 1922 को हुई। भारतीयों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से निकाले जा रहे जुलूस को अंग्रेज पुलिस ने रोकने की कोशिश की। तो इसी के विरोध में भारतीयों द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिससे 22 अंग्रेज पुलिस जल गए। यानी कि जो भारतीय लोग थे वो शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे और उस जुलूस को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने भरपूर कोशिश की, वहाँ पे लाठीचार्ज किया। तो जिसके विरोध में भारतीय क्रांतिकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी और उस आग लगने से वहाँ पे 22 जो पुलिस वाले थे वो आग में जल गए थे। इसी घटना के बाद गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया, लेकिन बाद में 2 वर्ष बाद जेल से गांधी को रिहा कर दिया गया। इस घटना में गांधी जी का कोई भी रोल नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने समझा कि ये घटना गांधी जी ने ही करवाई है, यानी कि ये घटना गांधी जी के इशारे पे हुई। इसीलिए गांधी जी को बंदी बना लिया गया और उनको 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन बाद में 2 वर्ष बाद जब गांधी जी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने लगा तो गांधी जी को 2 वर्ष बाद रिहा कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे अगर गांधी जी को कुछ भी हो गया तो भारतीय उग्र हो जाएंगे। इसलिए 2 साल बाद गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे कि 1924 में कांग्रेस के पूना अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो ये 1924 में कांग्रेस के पूना अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद देखेंगे हम कि 1923
1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल व चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1923 में। कहाँ? इलाहाबाद में। किसके द्वारा? तो मोतीलाल और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। लेकिन 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और 1926 में स्वराज पार्टी समाप्त हो गई। उसके बाद देखेंगे कि 1924 में कानपुर में योगेश चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1924 में की गई। कहाँ की गई? कानपुर में की गई। किसके द्वारा की गई? तो योगेश चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा इस एसोसिएशन की स्थापना की गई। और बाद में 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। तो क्वेश्चन भी बनेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को चंद्रशेखर आज़ाद ने बाद में क्या नाम कर दिया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया था। उसके बाद देखेंगे हम कि 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। तो क्वेश्चन बनेगा कि सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। और सरोजिनी नायडू से एक और क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट थी। यानी कि अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए कांग्रेस की तो एनी बेसेंट। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद देखेंगे हम काकोरी कांड को कि काकोरी कांड कब हुआ? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो लखनऊ जा रही मालगाड़ी को काकोरी में रोक लिया था। यानी कि जो मालगाड़ी यानी कि जो माल से भरी हुई थी उसमें अस्त्र शस्त्र भी थे, बाकी जो बहुत ज़्यादा उसमें माल भी था, उसको काकोरी में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा रोक लिया गया और बाद में उसको लूट लिया गया। तो काकोरी कांड में 4 भारतीयों को सज़ा भी दे दी गई। यानी कि इस घटना के बाद अंग्रेज तिलमिला गए और उन्होंने 4 भारतीयों को फांसी की सज़ा दे दी। तो उन 4 भारतीयों में थे राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। ये भी पूछा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई? तो गोरखपुर जेल में दी गई। और राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये शाहजहाँपुर में हुआ था, लेकिन इनको फांसी गोरखपुर जेल में दी गई। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में दी गई थी फांसी। रोशन सिंह को नैनी जेल इलाहाबाद में दी गई थी और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में दी गई थी। तो ये आप देख लेंगे, इनसे जुड़े क्वेश्चन बनते रहते हैं कि काकोरी कांड में किसको किसको फांसी दी गई थी और कहाँ दी गई थी। तो इन चारों को आप ध्यान से देख लेंगे कि किसको और कहाँ दी गई थी, क्योंकि इनसे पूछा भी जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में दी गई थी। और ऐसे ही रोशन सिंह को ये नैनी जेल में दी गई थी। नैनी जेल इलाहाबाद में है। उसके बाद अब हम देखेंगे लॉर्ड इरविंग, यानी कि यहाँ पे वायसराय चेंज हो गया और अब लॉर्ड इरविंग आ गए। इनका कार्यकाल 1926 से 1931 था। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन टीम भारत गठित होकर भारत आई। तो क्वेश्चन बनेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को आया। तो साइमन कमीशन क्यों आया? तो साइमन कमीशन का काम था कि भारत शासन की जांच करना, यानी कि जो भारत में शासन व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था की जांच करने के लिए इंग्लैंड की महारानी ने साइमन कमीशन को भेजा। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि साइमन कमीशन कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को आया। उसके बाद साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय को पंजाब पुलिस कप्तान सैंडर्स ने लाठीचार्ज में घायल कर दिया। बाद में कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि पंजाब में लाला लाजपत राय जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उसी टाइम पे पंजाब का जो पुलिस कप्तान था वो सैंडर्स था। सैंडर्स ने लाठीचार्ज कर दिया। उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और
इसके घटना के 2-3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो इसी मृत्यु का बदला लेने के लिए, यानी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद व राजगुरु लाहौर पहुंच गए और सैंडर्स को घेर कर मार दिया। तो ये क्वेश्चन भी बनेगा कि सैंडर्स को घेर कर कहाँ मारा गया था, तो ये लाहौर में मारा गया था। किसने हत्या की थी, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद व राजगुरु ने हत्या की थी। उसके बाद देखेंगे 27 फरवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क, यानी कि कंपनी पार्क इसका नाम था, में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। तो क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए, तो 27 फरवरी 1931 को। कहाँ हुए, तो अल्फ्रेड पार्क का ही नाम है कंपनी पार्क, वहाँ पे पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए, तो 27 फरवरी 1931 को, और ये पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे। उसके बाद देखेंगे हम कि 23 मार्च 1931 को लाहौर सैंडर्स कांड से जोड़कर 3 भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दे दी गई। यानी कि जो लाहौर में सैंडर्स कांड हुआ था, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने जो वहाँ पे सैंडर्स को मारकर हत्या कर दिया था, उसी को कांड को जोड़कर 3 भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दे दी गई, जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद तो पहले ही शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी जगह पे सुखदेव, जो कि वहाँ उस कांड में शामिल भी नहीं थे, फिर भी इनको झूठी आरोप में फंसाकर इनको भी फांसी दे दी गई। तो उन 3 क्रांतिकारियों में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे। तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई, तो 23 मार्च 1931 को। राजगुरु को भी इसी डेट को दी गई और सुखदेव को भी। और किस लिए दी गई, तो लाहौर सैंडर्स कांड से जोड़कर, क्योंकि इन्होंने लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी थी। उसके बाद देखेंगे अब हम बरदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में आया। तो क्वेश्चन बनेगा कि बारदौली सत्याग्रह कब आया, तो 1928 में, और इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसमें आप ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप सत्याग्रह नाम देखते हैं तो आपको सिर्फ महात्मा गांधी ही समझ में आते हैं कि आंदोलन या सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया होगा। लेकिन जो बारदौली सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं चलाया गया था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। इस आंदोलन के सफल होने के बाद गांधी ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी। और जब ये आंदोलन सफल हो गया तो इस आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो क्वेश्चन बनेगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, गांधी ने दी। कब दी, तो बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, उसकी सफलता के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। उसके बाद देखेंगे हम 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो क्वेश्चन बनेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने, तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, तो लाहौर अधिवेशन में, और ये 1929 में हुआ था। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के निकट पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम या सबसे पहली बार तिरंगा झंडा कब लहराया गया, तो 31 दिसंबर 1929 को, और ये रावी नदी के निकट लहराया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में तिरंगा लहराया गया था। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसीलिए जो 26 जनवरी मनाया जाता है ये यहीं से प्रेरित है, क्योंकि जो गणतंत्र दिवस ये मनाया जाता है ये 26 जनवरी 1930 से ही प्रेरित है। इसीलिए ये 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद अब हम देख लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया, तो ये 1930 में आया। तो गांधी जी ने आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से आगे बढ़ाया। जब गांधी जी ने देखा कि सत्य के मार्ग पर और हिंसा के मार्ग पर
चलना नहीं चलना, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलना और हिंसा के मार्ग पर नहीं चलना, यानी कि अहिंसात्मक रूप से इसको आगे बढ़ाया। तो क्वेश्चन बनेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया, तो 1930 में आया। उसके बाद देख लेंगे दांडी मार्च। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को आया। तो क्वेश्चन बनेगा कि दांडी मार्च कब आया, तो 12 मार्च 1930 को आया। और साबरमती आश्रम से 24 दिन की पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। तो क्वेश्चन बनेगा कि दांडी मार्च कब हुआ, तो 12 मार्च 1930 को ये मान लो स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च, और 24 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा नमक पर कर लगा दिया गया था, यानी कि नमक पर भी टैक्स लगा दिया गया था और वहाँ से नमक नहीं निकालने दिया जा रहा था भारतीयों को। इसलिए गांधी जी ने पैदल यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा था। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई, तो 12 मार्च 1930 को, और नमक कानून तोड़ा किस डेट को था, तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। तो भारत के वायसराय में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन सभी को हमने कवर कर लिया है, और अभी शायद 3 या 4 वायसराय बचे हैं, उनको आगे के वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में उनको भी कवर करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। और आप इस वीडियो के अंतर्गत समझ ही गए होंगे कि कितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिन पर हमने चर्चा की है। ये सीधे सीधे तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और 1858 से 1947 के बीच में जो भी घटनाएं हैं, आप सभी घटनाओं को कवर कर लेंगे। और इसका लास्ट वीडियो जो कि पार्ट 4 होगा, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।